बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलो फरीद रईस के साथ। जहां एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जारी हैं और पुलिस लाइंस में जो धमाका हुआ, दहशतगर्दी हुई, उसका रद्दमल तो आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हवाले से इमरान खान इसके जो असरात या जो इसकी वजूहात हैं, आज उन्होंने जो खिताब किया वो बयान भी उसमें किया, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने सिक्योरिटी खदशात की बिना के ऊपर जो आज गवर्नर पंजाब की जानिब से इलेक्शन कमीशन को खत लिख के जवाब दिया गया, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जो खत का जवाब दिया गया है, उसमें जो पंजाब और केपीके के अंदर इंतखाबात का मामला है, उसके अंदर सिक्योरिटी के मामला को, इसके साथ साथ जो माशी और इक्तसादी चैलेंजेस हैं उनको सामने रखा गया है। इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों के तहलील के हवाले से यह दावा किया है कि उनका यह बेहतरीन फैसला है, हुकूमत बंद गली में है, लेकिन यह जो मूव सियासी चाल खेली गई, क्या इसके असरात या इसका फायदा इमरान खान उठा सकेंगे, या फिर 90 रोज में ये दोनों सूबों के अंदर इंतखाबात होने का जो मामला है, आइन और कानून कहता है कि 90 रोज में इंतखाब हो, इसकी ताखीर के हवाले से बात हो रही थी, तो क्या ये 90 रोज में मुमकिन हो सकेंगे, इसके ऊपर आज बात करेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दबाव हुकूमत के ऊपर रहा है कि जल्द अज जल्द आम इंतखाबात कराए जाएं, यहां पे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात का मामला मजीद ताखीर का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है, तो आम इंतखाबात के हवाले से क्या तवक्कुआत हैं, और फिर उसके साथ बढ़ती हुई महंगाई, अब तक की रिकॉर्ड जो सतह है महंगाई की, वो इस वक्त रिकॉर्ड की गई है इस हालिया तारीख के अंदर, और साथ साथ IMF प्रोग्राम इस वक्त जो बातचीत चल रही है, दूसरा रोज है, तकरीबन IMF ने यह मुतालबा किया है कि 600 से 800 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाएं। हुकूमत के लिए कैसे मुमकिन होगा, और मौजूदा हुकूमत अवाम को महंगाई के इस सैलाब से कैसे निकालेगी, आम इंतखाबात में कैसे जाएंगे, इस पर आज बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है रियाज फतियाना साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब और सीनियर सहाफी तज्जियाकार शौकत प्राचा साहब यहाँ पे मौजूद हैं। निहाल हाशमी साहब, आपसे मैं आगाज करता हूं, मुझे इस वक्त बताइएगा कि जहां पर मरियम नवाज साहिबा की वापसी हुई है, और साथ ही साथ जो है वो एक बड़ा वाज़ेह तौर पे नून लीग का बयानिया है, और वो बयानिया ये है कि तमाम तर नाकामियों का, कोताहियों का मलबा जो है वो इमरान खान के ऊपर डाला जाए, और ख्वाहिश भी अब यही है नून लीग की या PDM हुकूमत की कि इस सारे मंजरनामे से इमरान खान नाअहल हो जाए। सबसे पहले मैं आपको आप ही के रहनुमाओं की बात दिखाता हूं कि जो आज मुख्तलिफ रहनुमाओं ने बात कही है, ख्वाहिश क्या रखते हैं वो इमरान खान के हवाले से पहले देखिए, फिर आपसे बात करूंगा। दिखाइएगा जनाब। तराजू जो इंसाफ का है, नवाज शरीफ की तरह ऐसे क्यों जाता है? ऐसे होना चाहिए। इमरान न्याजी को डिस्क्वालिफिकेशन से कोई ताकत नहीं बचा सकती अल्लाह के फजलो करम से। ये कौन सी आसमानी कोई सुगात है कि जेल जाने से ये कतराता है, 500 लोगों का डेरा जमाता है अपने घर पे। इमरान खान ये केस अभी से हार चुके। इमरान खान ने कोर्ट में जो जवाब जमा कराया है, ये एतराफ है शिकस्त का। डिस्क्वालिफिकेशन इमरान खान का मुकद्दर है। लेवल प्लेइंग फील्ड उस वक्त होगी जब कानून का इतलाक सब पर एक जैसा होगा। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में 62-63 जो है वो हैंडसम पे तो ना लगे, वो पॉपुलर पे तो ना लगे, वो खान साहब के लाडला होने की वजह से ना लगे, लेकिन लोगों को 62-63 पे आते भी नहीं थे और वो ताहयात नाअहल हो जाए। जी निहाल हाशमी साहब, क्या यह ख्वाहिश दिल में तो नहीं कि इमरान खान को नाअहल किया जाए, उसको मंजरनामे से हटाया जाए, और फिर खान साहब ने तो यह भी कह दिया आज के हुकूमत का कोई इरादा नहीं लगता है कि इस साल आम इंतखाबात भी हों, तो क्या इमरान खान को मंजरनामे से हटा के इंतखाबात में ताखीर करके आप इसी तर्ज सियासत के आप यकीन रखते हैं इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीद रईस साहब, आज मेरी जो नाअहली थी 5 साल की, वो मुद्दत पूरी हो गई, और आज से नाअहली की मुद्दत शुरू हो गई, बल्कि पहले से हो गई, आसिफ सईद खोसा साहब की और साकिब निसार की। चले मुबारक हो आपको बहुत-बहुत कि आज आपकी नाअहली की मुद्दत जो है वो पूरी हो गई है। उन्हीं की नाअहली का नतीजा था। जरा सुन लेना मुझे प्लीज। मुबारकबाद दे रहा हूं मैं तो आपको। बीच में अगर आप बोलेंगे तो फिर मुबारकबाद दे रहा हूं। आपने कहा नाअहली की मुद्दत पूरी हो खत्म हो गई है, मैंने मुबारकबाद दी, कोई दूसरी बात तो नहीं की। आप कहते हैं वापस ले लेता हूं मुबारकबाद अपनी। मैं ये कह रहा था
कि जो नाहल शख्स को ला के बैठाया, नाहली तो शुरू हो गई थी 2018 से ही, जब नाहल साकिब निसार और आसिफ शहीद खोसा ने नाहल शख्स को लाया था। इमरान खान की नाहली साबित हो चुकी है 2018 से लेकर 2022 के दरमियान। इतना नाहल हुकूमत और इतना नाहल शख्स था कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाली हुकूमत एक ईंट नहीं लगा सकी, पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं कर सकी, महंगाई का खात्मा नहीं कर सकी। उसने अब जो मुल्क में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का माहौल दिया था मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, वो उसका खात्मा कर दिया। मुल्क में महंगाई का दौर, मैं सबको दावत दूंगा कि सोचे, बैठे सोचे कि मैं तो आज नाहली खत्म हो गई, मगर इस पूरे मुल्क को बंदगली, पूरे मुल्क को नाहल कर दिया आपने। असल जिम्मेदार कौन है? जिन लोगों ने जिम्मेदार 2018 बताएं, में पनामा और जिम्मेदार बताएं कौन है? किया क्या था? इमरान खान पूछे उन जिम्मेदार है? एंकरों से, सिर्फ इमरान खान टेलीविजन जिम्मेदार है? चैनल से, निहाल साहब, कि जो सिर्फ इमरान रोज खान रात को जिम्मेदार बैठ है? करके पाकिस्तान को नाहल करने की ख्वाब देख रहे नहीं, थे। सिर्फ इमरान पूछे उन खान लोगों से जिम्मेदार है, कि ये मुझे 4-5 बताइए, सालों में उन्होंने क्या कौन पाया? जिम्मेदार है? और क्या बात करते हैं, इमरान खान साहब नाहल नहीं है। इमरान नाहल रहे ना रहे, उसने मुल्क को नाहल कर दिया। इमरान खान ने मुल्क को बंद गली में लाके छोड़ दिया अपनी जात के लिए। इससे ज्यादा नाहल सोच, कितनी छोटी सोच है आपकी कि आप अपनी हुकूमत, अपनी वजारत, अपने करप्शन के लिए पूरे पाकिस्तान को नाहल कर रहे हैं। आज पाकिस्तान, इस पेशावर में जब बम धमाका हुआ, उससे दुनिया में क्या मैसेज गया कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना करो, पाकिस्तान में लोग महफूज नहीं है, उनकी मसाजिद इबादत गाहें महफूज नहीं है। ये किया आपने 4 सालों में। आसिफ सईद खोसा साहब, बाजवा साहब और जनाब फैज हमीद साहब, आपने ये किया। इन लोगों को लेके आए आप, ये पाकिस्तान को नाहल कर चुके। ये कहते हैं डिफॉल्ट। आप लोगों ने 5 साल मंसूबा लगाया कि पाकिस्तान के मईशत को डिफॉल्ट पे कैसे लेके जाएं। निहाल साहब, अगर मेरी आवाज सुन सकते हैं, निहाल हाशमी साहब, प्रॉब्लम है, एक सवाल है मेरा, हम बात के नतीजे को देखते हैं। जिन दुनिया के मुमालिक ने तरक्की की, जापान में अगर बम धमाके हुए तो उन्होंने पूछा असबाब क्या है। जर्मनी में अगर डिफीट हुई तो उन्होंने असबाब जानने की कोशिश की। पाकिस्तान में असबाब नहीं जानते और उसका इलाज ही नहीं करते। तो आप जिनके नाम ले रहे हैं, इमरान खान को जिन्होंने सपोर्ट किया, इमरान खान साहब को जो लोग लाए, आप इस वक्त हुकूमत के अंदर हैं, आइंदा भी हुकूमत में आने के दावे कर रहे हैं। इन लोगों को जिनको आप जिम्मेदार समझते हैं, इनको कटहरे में लाएंगे निहाल साहब? आज पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात होनी चाहिए। मेरा सवाल, मुझे लगता है मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है। मेरा सवाल सुन लें। सोच के परेशान होता हूं फरीद रईस साहब। मेरा सवाल तो ले लें। को कहां लेके जा रहे हैं? मेरा सवाल तो ले लें निहाल साहब। चाहते हैं निहाल साहब, कैन यू हियर मी? आप मुझे सुन सकते हैं? जी, आई एम हियरिंग। ओके, मेरा सवाल है, आपने इमरान खान साहब को मुर्दुल इल्जाम ठहराया। आपने कहा जो उनको लाने वाले, उनको सपोर्ट करने वाले, क्योंकि ये जो 5 शख्सियात है, जो नून लीग का बयानिया है कि इन 5 शख्सियात के ऊपर नून लीग इनके खिलाफ, इनके लाने वाले के हवाले से बात कर रही है। आप हुकूमत में और आइंदा भी हुकूमत में आने के दावे कर रहे हैं। आप इन लोगों के खिलाफ क्या कटहरे में इनको लाएंगे? आपके पास इतनी ताकत है? पहले हम इस मुल्क के लोगों की नाने शबीना की बात करेंगे, उनकी जिंदगी महफूज करने की, कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो। यानी कि आपके पास वो ताकत नहीं है ना। आप इल्जाम आप लगा तो रहे हैं, आप उनको जिम्मेदार तो करार दे रहे हैं, लेकिन उनको कटहरे में नहीं लाने की ताकत आपके पास नहीं है। आप मान लें। रियाज फतियाना साहब, इमरान खान और इमरान खान के साथ वो लोग जो लाए, उनको इस वक्त हुकूमत नून लीग का बयानिया यही है कि जो लोग लाए वो भी जिम्मेदार, और इमरान खान साहब ने तो बेड़ा गर्क किया ही किया। अगर आपके पास आप जिम्मेदार ठहराते हैं बाजवा साहब को, आप जिम्मेदार ठहराते हैं एस्टैब्लिशमेंट को, तो फिर ऐसे तो मुल्क नहीं चलेगा। वो आप पर, आप उन पर, ये कैसे मामला चलेंगे आगे? इब्राहिम साहब, गुजारिश ये है कि हमें आगे की तरफ देखना है। इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, माशी तौर पर तबाह हो चुका है, टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर चुका है। 550 कंटेनर LC के लिए मुंतज़र हैं पोर्ट्स पर। कार मैन्युफैक्चरिंग हर किस्म की बंद है, ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग बंद है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री दम तोड़ चुकी है। 10 लाख मजदूर ले ऑफ किया जा चुका है। 3.5 लाख पावर लूम बंद हो चुकी है। इंपोर्ट इस वक्त बिल्कुल बंद है। कोई बैंक LC खोलने को तैयार नहीं है।
फॉरेन करेंसी अकाउंट जिनके बैंकों में हैं उनको बैंक कोई पैसे देने को तैयार नहीं है, जो मनी चेंजर्स हैं वो उनके पास डॉलर दस्तयाब नहीं है। तो इन हालात का ये जिम्मेदार सारी तो आपको सूरत ठहराया 6 जाता अरब है। डॉलर हमारे पास। फतियाना साहब, इन हालात का जिम्मेदार तो आपको ठहराया 6 जाता है, अरब सब कुछ आपकी हुकूमत की वजह से। देखें, नहीं ऐसी बात नहीं, जब हम थे तो सारा मामला चल रहा था। उस वक्त तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री 8 घंटे की बजाय 24 घंटे चल रही थी और 5 अरब डॉलर की तो सिर्फ टेक्सटाइल मशीनरी इंपोर्ट हुई है हमारे दौर में, और मुल्क का ग्रोथ रेट 5.5% से ऊपर जा चुका था। इसके बावजूद कि 2 साल हमने कोरोना को फेस किया पाकिस्तान में, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आज़ाद थी, दाखिला पॉलिसी बेहतर थी, अमन अमान की हालत बेहतर थी, ड्रोन हमले नहीं हो रहे थे, किसी को हमने बैन अवी ताकत को अड्डा नहीं दिया था। मुसलमान मुल्कों की 2 कॉन्फ्रेंसेज हमने 2 महीने के वक्फे से दिसंबर 2021 और फरवरी फतियाना साहब, आज की 2022 में बात करेंगे, करके वो सारे कारनामे जो हम सुन रहे हैं, ये हमने संभाली। कारनामे सुने पीटीआई के हर रहनुमा से। खान साहब रोजाना ये कारनामे गिनवाते हैं। मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं कि आज खान साहब पर नाअहली की तलवार लटक रही है। आपकी जानिब से केपीके असेंबली डिसॉल्व की गई, पंजाब असेंबली डिसॉल्व की गई, ये सियासी चाल थी कि आम इंतखाबात हो जाएंगे, वो दबाव तो ना पड़ सका। पंजाब और केपीके में इंतखाबात ताखीर के शिकार होते नजर आते हैं। आम इंतखाबात वक्त पर हो जाएं बड़ी बात है। मुल्क की जो सूरत हाल है वो सबके सामने और जिम्मेदार आप है। आज खान साहब नाअहल हो जाते हैं, आपके पास क्या लाइन ऑफ एक्शन रह जाएगा? देखें, 2 बातें हैं। नंबर 1, अगर तो मुल्क में जमहूरियत है, आइन और कानून की बालादस्ती है, तो एक दिन भी 90 दिन के ऊपर असम्बली इलेक्शन नहीं जा सकता, क्योंकि या तो फिर मुल्क में मार्शल लॉ लगाएं, मुल्क आइन को मुअत्तल करें और आर्टिकल 6 को फेस करें। बसूरत दीगर आइन का आर्टिकल 112 के तहत वज़ीर आला ने असम्बलियाँ तोड़ी और आर्टिकल 224 जो है उसके तहत 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने ज़रूरी हैं। और अगर आर्टिकल 224 पर अमल ना किया जाए तो आइन का आर्टिकल 254 फर्दर स्ट्रेंथन करता है आइन और कानून की बालादस्ती को, तो फिर ये फेस करेंगे म्यूज़िक। और नाअहली इमरान खान की नहीं, इन हुक्मरानों की होगी, इन गवर्नर साहबान की होगी और इनके पीछे जो कठपुतलियों का तमाशा कर रहे हैं उनकी होगी, क्योंकि ये फिर क्लियर कट वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगी और इस पर आर्टिकल 6 लगेगा गद्दारी का आइन और कानून के साथ और मुल्क के साथ। ठीक है, एक दिन भी ठीक है फतियाना साहब, डिले नहीं किया जा सकता। शौकत प्राचा साहब, पंजाब एनकेपी के गवर्नर्स ने इलेक्शन कमीशन के खत का जवाब दे दिया। लगता ऐसा ही है कि वो तारीख नहीं देंगे और 90 रोज से ताखिर होगी। अब फतियाना साहब कह रहे हैं कि नाअहली पर इमरान खान साहब पे नहीं बल्कि बोथ गवर्नर्स के ऊपर होगी और जो उनके पीछे हैं। तो ये क्या, कब तक गद्दारी के सर्टिफिकेट बटेंगे, गद्दारी के केस चलेंगे? ये 90 रोज में होता दिखाई दे रहा है। मामला क्या देख रहे हैं आप आगे? मामला वही देख रहा हूँ जो आप देख रहे हैं। आप बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे, और जो सूरत हाल बनी हुई है इसमें कहाँ नज़र आ रहे हैं इलेक्शन। अगर गवर्नर्स ख़त लिख रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, या उस्मान बुज़दार के ख़त का आज गवर्नर पंजाब ने जवाब दे दिया और उसमें हर चीज़ बयान की जा रही है सवाए इलेक्शन की डेट देने के। अब फतियाना साहब लॉ एंड जस्टिस कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, बड़ा अच्छी तरह आइन समझते हैं। निहाल हाशमी साहब खुद लॉयर हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। फतियाना साहब ने बड़ा फाइनली आपको 254 बता दिया है, आइन का आर्टिकल 254 एक बता दिया है। हिंट तो खुद फतियाना साहब ने दे दी है कि 254 तो हर चीज़ को फिर कवर कर जाएगा। और दूसरी बात यह है 254 ये है कि आइन के मुताबिक एक काम कोई एक मुकर्रर वक्त में अगर होना था और नहीं हुआ तो आप 254 के अंडर उसको कवर कर लेते हैं। जो हुकूमत की तरफ से जो ऐसे इम्प्रेशन दे रहे हैं वो बीबी शहीद वाले वाक़े के बाद इलेक्शन और एक्सटेंड होने की बात करते हैं, या 88 वाला इलेक्शन एक्सटेंड होने की बात। इट मीन्स आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये बात कही, वही हुकूमत की बात कर रहा हूँ ना। इट मीन्स के आपके पास प्रेसिडेंट हैं, अगर महीना 2 महीने 3 महीने, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम क्या करें, आप और मैं, ये आपके क्रू, कैमरामैन या प्रोड्यूसर जो पीछे, और वो मिलियंस ऑफ द पीपल जो लोग देख रहे हैं, हम इस लड़ाई को कहाँ तक लेके जाना चाह रहे हैं, इस अना जिद को कहाँ तक हम प्रमोट करना चाह रहे हैं। कौन जिद और अना पे अड़ा हुआ है? ये उधर से वो शुरू करें, हुकूमत में जो आज कर रहे हैं तो वो 2018 को बॉटम लाइन समझते हैं कि जो 2018 में गलत फैसले हुए जिनको वो कहते हैं कि सिलेक्टेड हैं, लाया गया।
इधर से बात सुनो तो ये कहते हैं कि अप्रैल 2022 से ये सारा मामला नहीं, वो तो जो खराब हुकूमत हुआ। ने वो तो एक स्टेप और पीछे चले गए, वो तो उन 5 शख्सियात को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। 2018 में वही 5 शख्सियात तो थी ये ना। क्यों नहीं ले आते उनको कटहरे में क्यों नहीं खड़ा कर नहीं, देते? नहीं, देखें बात ये है कि बिल्कुल दुरुस्त है फतेहाना साहब की बात कि आइन है मुल्क में, आइन फंक्शनल है। फंक्शनल आइन में मुझे याद है 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, एक जनरल मुशर्रफ को एक शख्स को आइन में तरमीम करने का अख्तियार दे दिया था। आइन को होते हुए आपके यहाँ 232 आर्टिकल भी है और 232 का क्लॉज 6 भी है। अब मामला जो लाहौर हाई कोर्ट में आया है, मेरा ख्याल है इसकी जो वर्डिक्ट आएगी लाहौर हाई कोर्ट वाली, वो बड़ी लीडिंग वर्डिक्ट कल पेशावर हाई कोर्ट में भी जमा करा दी गई है दरखास्त। पहले चूंकि उधर गई तो मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूं कि वहाँ चूंकि एडमिट भी हो गई, उस पर हेयरिंग भी शुरू हो चुकी, तो वो ज़रूर फैसला आएगा कि आपने वही जो पहले वाली डेट थी जो पहले गवर्नर ने दी थी केपी ने कि या इलेक्शन कमीशन ने दी है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से तजवीज़ दी गई हैं 9 से आगे और उधर से 15, 17 या 16 की डेट्स हैं। या तो अदालत कहेगी कि हाँ इन्हीं डेट्स में आप करवाएं, लेकिन जो पेशावर में वाक़या हो गया, अभी खान साहब की स्पीच थी, खान साहब फिर माजी की बातें दोहरा रहे हैं कि वो हम तो उनको जगह देना चाह रहे थे। अब इतनी बड़ी इस बात को हम फिर दोहराएं कि जिनको पाकिस्तान की अफवाज ने राह निजात में, शेर दिल में, ज़रबे आज़ में, रद्दुल फसाद में जिनको भगाया था यहाँ से, जिनको मारा था, जिनको शिकस्त दे दी, आप उनको लेके आ रहे थे और फिर सीज़ फायर करके आपने उनको रीग्रुप। ये एतराज़ात हैं। इन एतराज़ात का, इन ऑब्जेक्शंस का, इन कंसर्न्स का तो जवाब दिया जाना चाहिए कि आखिर ये क्यों था कि जो लोग रियासत के खिलाफ हथियार उठा चुके थे, जो लोगों को, पाकिस्तानी लोगों को खून किया करते थे, आपने उनको वापस रीसेटल करने का कहाँ से को पार्लियामेंट थी? पार्लियामेंट तो थी, आपने कब डिबेट करवाई? आपने अवाम के नुमाइंदों से अवाम की राय जानना चाहिए, कुछ नहीं हुआ था ऐसा। लिहाजा ये इतने बड़े बड़े सवालात हैं, इनका जवाब भी देना है। प्लस जो आज IMF मुआहदे पर अमल दरामद की बात हो रही है, इस पर बात कर ले, जरा एक ब्रेक मैंने लेनी, एक ब्रेक ले लेते जी, ब्रेक के बाद आ जाते हैं। और उसके ऊपर ये बहुत ज्यादा पर्टिनेंट सवालात हैं, ये सवाल तो उठने, लेकिन बात यहाँ पे ये कि जो जिम्मेदार है, जिसने जवाब देना है, वो जवाब देने के बजाय मुखालिफ के ऊपर एक दूसरा सवाल उठा देता है, उसको जिम्मेदार करार दे देता है और मामला सिर्फ और सिर्फ इल्जाम दर इल्जाम के बाद सेटल हो जाता है। लेकिन वही सबसे बड़ा सवाल कि आवाम क्या करे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके इस पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। निहाल हाशमी साहब, IMF से बातचीत हो रही है, दूसरा रोज है, 600 से 800 अरब के टैक्सेस लगाने का मुतालबा किया जा रहा है। आपकी हुकूमत ने महंगाई की शरह आज 27.6% पर पहुंच गई है। मजीद टैक्स लगेंगे, मजीद महंगाई होगी। इसका मतलब यह है कि ये सारे इकदाम आपको करने होंगे, मुतालबा नहीं मानेंगे तो आप IMF के 9th रिव्यू से फायदा नहीं उठा सकेंगे। यानी कि अवाम को महंगाई की मजीद चक्की में पीसने का आपको इरादा रखते हैं और खान साहब को आप अंदर कराना चाहते हैं ताकि वो नाअहल हो जाएं और नाअहल होने के बाद आपके सामने कुछ ना हो। तो मुझे बताइए कि ये आवाम को इस महंगाई की चक्की में कब तक पीसना है। और एक और खबर आपके सामने रख दूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एग्जेक्टिव अलाउंस से महरूम सरकारी अफसरान को बुनियादी तनख्वाह पर 150% एग्जेक्टिव अलाउंस देने का फैसला भी कर लिया है। यानी हातिम ताई की खबर पर लात भी मार दी है। यानी आवाम को सेक्रीफाइस, कुर्बानी, तमाम चीजों को छोड़ने की हिदायत दी जा रही है, दूसरी तरफ अलाउंसेस बढ़ाए जा रहे हैं। करना क्या चाहते हैं निहाल साहब? पहले तो मैं इमरान खान के हवाले से कह दूं, फिर मैं महंगाई पे बात करता हूं। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब को अगर साकिब निसार और उनकी अदालत ने सादिक और अमीन डिक्लेयर किया, उनको अस खुद अदालत जाना चाहिए और जाकर के बता देना चाहिए टायरन के केस में कि हाँ भाई मैं हूँ सादिक, मैं हूँ सच्चा, मैं सच बात बोलने आया हूँ और ये मेरी अमानत है। तो उनको जाना चाहिए। देखिए सर्टिफाइड सादिक और अमीन अगर हैं कोर्ट से तो उनको जाना चाहिए। ये सारे बहस ख़त्म हो जाएंगे, नाहल का ना नाहली का। 4 घंटे की तो ड्राइव है, लाहौर से निकलें और सीधा इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएँ और जा कर के वो, चूँकि मैं और आप अगर ना करें तो चलेगा, क्योंकि मैं और आप तो उस अदालत से सर्टिफाइड सादिक और अमीन नहीं है।
खोसा साहब के, गुलजार साहब के, अजमत सईद शेख साहब के या साकिब निसार के, इमरान खान साहब है और इस नारा लगा के वो आए थे, तो उनको जाना चाहिए और फिर वो भी साथ चले जाए कि ये आपकी कौम की अमानत है, ये भी मैं वापस करना है, वो घड़ी हो, तोसा खाना हो, जो गोगी का और इसका उसका जो भी हो, तो उनका मसला हल हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हल हो जाएगा। अब रह गया जो बात कर रहे थे आप महंगाई का, महंगाई के से पहले इस पे भी रिस्पॉन्ड कर देना कि इंतखाबात वक्त पर कराने का इरादा भी है या नहीं है। सर वो आवाज बीच में आ रही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि आप महंगाई पर जरूर बात करें, लेकिन इंतखाबात वक्त पर कराने का इरादा भी रखते हैं आप, आपकी हुकूमत या नहीं? मैं फतियाना साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, आइन और कानून के मुताबिक इंतखाब वक्त पे होना चाहिए। मैं जाती तौर पे अगर पूछे तो पाकिस्तान के तमाम आला अदलिया के जज साहबान, ग्रेड 18 से लेके 22 के जितने अफसरान हैं, जितने बड़े सरकारी एहलकार हों, पुलिस के हों, अफवाज के हों, ब्यूरोक्रेसी के हों, जो भी हो, उन सबको एक रिक्वेस्ट किया जाए जिनकी तनख्वाह 2 लाख से ऊपर है कि खुदारा आप पेट्रोल का और बिजली का अलाउंस ना लें, गरीब लोगों के बोझ ना, आप ये 2 लाख में गुजारा कर लें। 2 लाख में अगर एक गरीब कर सकता है लाख में, तो आप क्यों नहीं कर सकते? अफसरान बाला जो अलाउंसेस मांग रहे हैं, मैं यहाँ पे पार्टी को नहीं, मैं यहाँ पे पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़ा हूँ, उन गरीब महकूम और महरूमों के साथ खड़ा हूँ जिनके ऑलरेडी तनख्वाह 25 से 30 हजार है, मगर जिनकी मैं कह रहा हूँ 2 लाख जिनकी तनख्वाह है, उनके ऊपर बंद कर दें आप बिजली का और टेलीफोन का बिल, और जो आप मराद देते हैं रिटायर्ड बड़े लोगों को भी, ग्रेड 18 से लेके सारी मराद बंद करें, फिर देंगे आपको। ये कौन करेगा? आपकी हुकूमत करेगी ना। अपने मुल्क के वो जो माली मुश्किलात है उसको काबू पाना है, हम इनको मराद देने के चक्कर में अपने लोगों की लाशा नहीं उठा सकते। आपके प्राइम मिनिस्टर ने आज सरकारी अफसरान को बुनियादी तनख्वाह पर 150% एग्जीक्यूटिव अलाउंस देने का फैसला किया है। दरखास्त करूंगा इसहाक डार साहब से भी कि जनाब जो मराद आपका तबका है उनकी तमाम पेट्रोल की, बिजली की, टेलीफोन के अलाउंस और दीगर अलाउंसेस बंद करें। 2 लाख पे उनको बोले भाई अगर आपको वारा खाता है तो रहे, काम करे, क्योंकि इनसे ज्यादा अहम पाकिस्तान साहब बहुत अच्छी आपने बातें की हैं, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बड़ी मीठी अच्छी बड़ी बात आप कर रहे हैं। आपकी हुकूमत की जो कैबिनेट है आपको पता है कितने नंबर्स पर मुश्तमिल है? जो एग्जीक्यूटिव अलाउंस, और किस मुंह से मांगता है एग्जीक्यूटिव अलाउंस? मेरा सवाल सुन लेना, मुझे खुद शर्म आ रहा है। मेरा सवाल सुन लेना, प्रोफेशनल वकीलों में फीस मांगते हुए घबराता हूँ। आप मेरा सवाल सुन लेना, खाने के लिए रोटी नहीं। आपकी कैबिनेट कितने नंबर्स पर मुश्तमिल है? अपने अलाउंसेस मांग रहे हैं, पेट्रोल मांग रहे हैं, बिजली का वो मांग रहे हैं, घर का किराया मांग रहे हैं, ड्राइवर मांग रहे हैं, स्टेनोग्राफर मांग रहे हैं, और जो सर्विंग है भाई आप एहसान करते हैं। अच्छा मेरा सवाल तो ले लें, अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है तो। इनसे अच्छे लोग आके खड़े हो जाएंगे, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। मेरा सवाल ले लें निहाल साहब, हम इनके दलीलें पूरे करने के लिए भीख नहीं मांगेंगे दुनिया में। आप सारे इस मुल्क में जो तबाही की है ना वो हमारे उमरा ने की है, गुरबा ने नहीं की है। गुरबा तो बेचारे एक वक्त की रोटी मांगता है। निहाल साहब मेरा सवाल ले लें, वाले सबसे ज्यादा आपके प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट कितने नंबर्स पर मुश्तमिल है? तो जितने में भी हो यार, मुझे पाकिस्तान मेरे लिए कंसर्न है। नहीं बताएं ना कितने मेंबर्स पर मुश्तमिल है कैबिनेट आपकी मेंबर्स की? आपने मुझे नहीं मालूम, मैं इस चीज को तवज्जो नहीं देता हूं। मेरे लिए मेरा जो आई लव इज पाकिस्तान। भाई आपकी जमात, आपके प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ, मेरे बाप दादा ने बड़ी कुर्बानी देकर मुल्क को बनाया था, इतनी भारी भरकम काबीना की जरूरत है। लूटे मुझे चले बता दें, इस पर रिस्पॉन्ड बड़े हालात में रहे, इतनी भारी भरकम काबीना की जरूरत है, ऐश करें हमारे पैसे पे, इतनी भारी भरकम कैबिनेट की जरूरत है निहाल साहब। कॉन्फ्रेंस करें। नहीं इसलिए नहीं बनाया था पाकिस्तान बाबा कौम ने इसलिए बनाया था कि इस मुल्क के गरीब लोगों के लिए बात की जाए, जिसको नहीं रहना चला जाए। भाई ये अच्छी बातें जो आप कर रहे हैं ना, ये अच्छी बातें मिफ्ता साहब भी कर रहे थे, ये अच्छी बातें शायद खाकान अब्बासी ने भी की है। ऐसा तो नहीं है कि उसी तरफ आप जा रहे हैं। मुझे अमीर लोग अच्छी बातें करते हुए अच्छे नहीं लगते। सुन ले, ये खुद डॉलर में अरबपति है, ये अपने कारखाने के खोल देना खजाने, ये मेरे आप जैसे वर्किंग क्लास का आदमी बात कर सकता है। अमीर लोगों को अच्छा नहीं लगता ये बात करते हुए। ये चौचले, ये बेवकूफ बनाते हैं गरीबों को। तो आपके प्राइम मिनिस्टर की इतनी भारी भरकम कैबिनेट की क्या कोई जरूरत है? मुझे तो बड़ा फख्र है कि मैं वर्किंग क्लास का हूं। मेरा चले को नहीं मालूम पड़ी हुई है, कोई वजीर आजम बनने के चक्कर में है, लोग यहाँ पे मर रहे हैं। क्या वो लाशें जिम्मेदार है 100 जो पेशावर में दहशतगर्दी का निशाना बने? हमें शर्म नहीं आ रही किसी को भी।
रियाज फतियाना साहब, दहशतगर्द लाके पालता है, कोई रोटी से देखिए, दहशत, किसी को वजीर आलम बनना है जी, पाकिस्तान मुल्क बंद पीपल्स गली में आ पार्टी गया। के वो खान मुमताज साहब, एतजाज आप एहसन कायदे-आज़म से साहब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और मुस्लिम लीग नून आप किसी के से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। निहाल साहब, आप रियाज एक फर्स्ट फतियाना सवाल साहब, क्या है, शायद पाकिस्तान को अब्बासी आपने साहब। मुसीबत में डाला हुआ है। निहाल साहब, रियाज फतियाना साहब को रिस्पॉन्ड करने दें सर। नौजवान मुसीबत झेल रहे हैं इन लोगों के वैसे। जी फतियाना ये साहब, चौथी दो मेरे बड़ी फतियाना साहब, जमातों के फतियाना साहब मेरा रहनुमा। सवाल ले ले। असम्बलियां तहलील इन करना सबसे आपका बड़ी गाड़ियां बेहतरीन भी ले लेनी फैसला चाहिए। था, इन सबको कोई अड्डों में पछतावा बैठाना तो नहीं चाहिए हो रहा आपको या असम्बलियां मेट्रो बस तहलील में करने सफर के करना ऊपर? चाहिए। हमें इनको कोई बोले मेट्रो पछतावा बस में नहीं सफर है, करें। आवाम हमारे साथ हैं, भाग तो ये रहे हैं, इनसे मुतालबा पेट्रोल तो ये अलाउंसेस करते ले लिया थे, जाए। रोज लॉन्ग मार्च लेकर कभी मौलाना साहब, कभी बिलावल साहब, पाकिस्तान के कोई 22 करोड़ ट्रैक्टर लोग, हम मार्च। इनको पालने के लिए जब बैठे हम अब इलेक्शन की बात करते हैं, छुपते फिरे, कभी IMF के पीछे, खुदा कभी का खौफ करें, दहशतगर्दी के खुदा का नाम खौफ पे, करें कभी ये कहीं लोग जो कभी allowances कहीं, मांगते हैं। इन्हें फेस करना चाहिए। जो 2 लाख से ये ज्यादा तनख्वाह मैदान लेते ये हैं। देख आए ना हमारे फर्स्ट क्लास सामने, में सफर करते और हैं। इनके अपने रहनुमा, बड़े-बड़े पीपल्स होटलों में पार्टी जाके के रहनुमा पार्टियां करते हैं। ठीक है, निहाल साहब, एहसन I'll come to it. जो और प्रोड्यूसर साहब जरा मुस्लिम लीग निहाल नून साहब के की वॉइस रहनुमा देखिएगा। शायद खाकान अब्बासी साहब शायद की मेरी स्टेटमेंट आवाज उन आपके तक नहीं सामने पहुंच पा रही है, जिसे जी फतियाना साहब, आपने क्या हुकूमत को बंद गली में धकेल दिया है? खान साहब तो ये दावा कर रहे हैं, कैसे? अगर डिले इन द इलेक्शंस हैं, अगर आम इंतखाबात पे खान साहब जो है वो तहफुजात का इजहार कर रहे हैं, देन हुकूमत मुश्किल में कैसे है? मेरा सवाल आपसे है। देखें, मैंने अर्ज़ किया कि इन्हें बिल आखिर इन्हीं पुलों के नीचे से गुजरना होगा। आइन के मुताबिक इनको इंतखाबात करवाने होंगे। लाहौर हाई कोर्ट में 3 फरवरी को तारीख लगी हुई है। इसमें गवर्नर ने के वकील ने आके बयान देना है कि आया वो इलेक्शन करवाने को तैयार है या कि फिर आर्टिकल 6 को फेस करने के लिए उसको तैयारी करनी होगी। मेरा ख्याल है ये छुप नहीं सकते, मुल्क में आइन है, अगर आइन नहीं है तो फिर क्या है? पाकिस्तान में तो फिर फतियाना लॉ साहब, एक बड़ा जंगल हो आम गया ना सवाल है। पाकिस्तान मैं में फिर। आपसे एक पूछना चाहता हूं, देन कमिंग टू शौकत प्राचा साहब, मुझे बता दीजिए कि ऐसे इंतखाबात का क्या फायदा जिसमें अगर 33 हल्के हों और उससे भी इमरान खान खड़े हों? कल को अगर 50 होंगे, 100 होंगे, 150 होंगे, तो आप तो हर हल्के से जो है वो इमरान खान ही खड़े होने का ऐलान कर रहे हैं। तो ये तो बड़ी एक, क्या ये दानिशमंदी है? देखें और फिर आप इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। देखें, अभी चंद माह बाकी रह गए हैं। अगर वो ये इलेक्शन बर वक्त नहीं भी करवाते, अपना पहले बिफोर टाइम नहीं भी करवाते, 13 अगस्त से आगे तो जा नहीं सकते, तो फिर हमें 4-5 महीने के लिए लंबी एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है? तो जमात ने फैसला किया है और जमहूरी पार्टी है, जमात ने कहा हर जगह जनाब इमरान खान लड़ेंगे और वो लड़ेंगे इलेक्शन, पता चल जाएगा। इन्हें भी चाहिए ना, ये इनके भी इनकी क़यादत को भी सामने आना चाहिए। अभी पता चल जाएगा 33 से हल्कों खड़े में हो जाए या 250 से खड़े हो जाए, रिटेन तो एक ही सीट करेंगे। तो आप किधर लेके जा रहे हैं फिर मुल्क को? हम मुल्क को कहीं लेकर नहीं जा रहे, हम नए इंतखाबात की तरफ लेकर जा रहे हैं। नए इंतखाबात हो, अवाम को मौका मिले अपने नुमाइंदों के चुनाव का अगले 5 साल के लिए। अभी हम 2 सूबाई हुकूमतें 5 साल के लिए बनाएंगे, और जब कौमी असम्बली, हम तो कहते हैं कि आए हमारे साथ बैठे, एक ही दिन इलेक्शन करवा लें, सूबाई असम्बलियों के साथ कौमी असम्बली के इंतखाबात भी करवा लें। इलेक्शन कमीशन ने 60 अरब रुपया मांग लिया है इन सूबाई इंतखाबात 2 असम्बलियों के। अगर ये 33 जमा 33 और 125 ज़िमनी इलेक्शन कौमी असम्बली का करवाना पड़ता है, तो ये अखराजात तो कोई 150-200 अरब तक पहुंच जाएंगे। तो ये जिम्मेदारी भी तो आपके ऊपर पड़ती है ना फतियाना साहब। राजा साहब, ये करने को तैयार है, ठीक है, या एक ही दिन इंतखाबात करवा ले हमारे साथ बैठकर। राजा साहब, ये सारी दस्तो गिरेबा आपस में जो आपने बात की थी, बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया उस वक्त। IMF यहाँ पे 600 से 800 अरब के नए टैक्स लगाने का मुतालबा कर रहा है। महंगाई 27.6 पर पहुंच गई है। मजीद महंगाई का तूफान आएगा। एक को असेंबली तोड़ने और आम इंतखाब की पड़ी हुई है, दूसरे को यह पड़ा हुआ है कि हम पंजाब से क्लीन स्वीप करेंगे। यानी ये क्लीन स्वीप पंजाब से किसका करेंगे भाई? महंगाई का करेंगे, आवाम का करेंगे? ये लड़ाई कहां जाके रुकेगी? कोई आप देख सकते हैं इसको? ये लड़ाई नहीं, ये कौम मुल्क के साथ मजाक हो रहा है। जो आपने दुरुस्त बात की कि किसी को असम्बलियाँ तोड़ने का शौक़ है और किसी को स्वीप करने का शौक़ है। असम्बलियाँ तोड़ना मजाक ही था। अब तो परवेज़ इलाही भी कह रहा है ना कि मैं कहता था कि ना तोड़ें। फतियाना साहब मोहतरम आदमी हैं, बड़े अदब के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ उनके सामने। पता नहीं ये वाकई कन्विंस थे कि असम्बलियाँ तोड़ी जाएँ या ना तोड़ी जाएँ। बहुत सारे PTI के अंदर लोग हमें भी बताते थे कि हम तो कहते हैं मत तोड़ी जाएँ। पहले हम नहीं बात करते थे, परवेज़ इलाही साहब ने आके चूँकि फिर मादरत भी कर ली गो, लेकिन बात तो आ गई ना। यानी अंदर की फीलिंग जो थी, अंदर की बात आ गई, लिहाजा ये मजाक है। और दूसरी बात यह है कि 16 अक्टूबर के इलेक्शन थे, खान साहब ने 6 हल्कों से इलेक्शन लड़े, 6 जीते, 1 हार गए, लेकिन उसके बाद हल्फ नहीं उठाया।
मजाक कर दिया। जितना खर्चा, सुने, ये नहीं है कि कैंडिडेट का खर्चा होता है, इलेक्शन कमीशन का खर्चा कहाँ से आता है? ये 60 अरब टैक्स पेयर मनी, 61 अरब रुपए किधर से आएंगे? अगर मैं कहूँ कि ठीक है, असम्बलियों, सूबाई असम्बलियों के अच्छी बात है, निहाल हाशमी साहब कह रहे हैं कि आइन के तहत 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, ये पैसा कहाँ से आएगा? और फिर जो 33 हलकों पे अभी हो रहे हैं, 35 पे फिर आगे हो जाएंगे, तो फिर खान साहब खड़े होंगे, फिर खान साहब खड़े होंगे ऑब्वियसली, जो इन्होंने फिर 35 पे होंगे, फिर खान साहब खड़े होंगे। और फिर ये है भी 13 अगस्त तक, फतेहाना साहब ने बता दिया आपको, यानी उससे आगे तो नहीं जा सकता ना। फिर आप कौमी असम्बली के इन्हीं हलकों पे दोबारा इलेक्शन करवाएंगे। इसलिए बजाय इसके कि मैं एक पार्टी को टांट करूं, मैं दूसरी पार्टी को टांट करूं, मैं एक का पर्सपेक्टिव रेज करूं दूसरे का, बात यह है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी को आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेना है और कहीं ना कहीं बैठ के बात करनी है। वरना ये जो हालात हैं, 27% की जो महंगाई है और ऊपर से टैक्सेस तो लगने हैं। जब प्राइम मिनिस्टर ने इंश्योर कर दिया उनके साथ बात करते कि वी विल कंप्लीट द प्रोग्राम, नहीं कि हम आपकी शरायत मानेंगे, वो शरायत जो पीटीआई की हुकूमत ने उनके साथ तय की थी, तो लिहाजा यहाँ पर दूध का धुला कोई नहीं है। जो मुआहदा करके गए वो भी जिम्मेदार, और जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो कहते हैं चूंकि उन्होंने मुआहदा किया था हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पिस कौन गया? पिस मैं और आप, पाकिस्तान के शहर। इसलिए जो मुल्क के हालात हैं वो न सिर्फ सियासी तौर पर हम इनस्टेबल हैं, हम मुआशी तौर पर बहुत इनस्टेबल हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और सिक्योरिटी का, टेररिज्म की एक खुदा का खौफ करें। जिस मुल्क में 100 बंदा वो नमाज पढ़ने के लिए गया है, वो किसी और जंग लड़ने के लिए नहीं गए थे, वो किसी तफरी गाह पे नहीं गए थे, वो बाली में नहीं गए थे कि को एंजॉय करने के लिए, वो किसी और जगह पे। टेररिज्म बाली में हो, टेररिज्म पाकिस्तान में हो, टेररिज्म कहीं हो, वो कंडेमनेबल है, वो परमिसिबल नहीं है। साहब, लेकिन आपका एक सवाल, और मैंने एक ब्रेक लेनी है, लेकिन इसके ऊपर मैं वापस आके आपसे इस पे लूंगा, फिर उसके बाद फतियाना साहब और निहाल हाशमी साहब से। आपने कहा बैठना होगा, मेरा फिर वही सवाल है, इनको बिठाएगा कौन? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, और जो राइजिंग जो टेररिज्म है वो उसका सामना है, इस अफरियत का सामना है, इनको बिठाएगा कौन? ये एक अहम सवाल है। ब्रेक के बाद आके बात करते हैं इसके। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद। शौकत पराचा साहब, इनको कौन बिठाएगा? ये तो नहीं बैठ रहे, कौन बिठाएगा? एस्टैब्लिशमेंट बिठाएगी, वो तो कहते हैं हम भी पॉलिटिकल है, हम तो सियासत में। आइडियली इनको खुद बैठना चाहिए ना, क्योंकि ये दावा करते हैं कि हम इस कौम के लीडर्स हैं, हम इस मुल्क के मामे हैं, हम इस मुल्क के बड़े हैं। इनको खुद बैठना चाहिए। वो हुआ है कभी? नहीं, देखे ना, अब क्यों नहीं हो रहा? मसलन खान साहब कहते हैं कि जी हम बैठेंगे सिर्फ एक शर्त पर कि जी आप पहले हमें अर्ली इलेक्शन की डेट दें। जब मुज़ाकरात किए जाते हैं, शराइत आयद नहीं की जाती, आप बैठें तो सही, हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। जैसे सदर ममलिकत, तो वो बैठना चाह रहे थे ना? सुने ना, सदर ममलिकत कोशिशें करते रहे ना, अपनी पार्टी नहीं मानी, अपनी पार्टी ने कहा नहीं हमारी शर्त सिर्फ एक है। अगर दूसरी पार्टी शर्त मानती है तो लगेगा इंप्रेशन, फिर नारे लगाएंगे कि वी फोर्स देम टू नी डाउन। जी, अब कौन बिठा सकता है? एस्टैब्लिशमेंट किसी भी मुल्क की हो ना, सबसे बड़ी स्टेक होल्डर होती है एस्टैब्लिशमेंट। पॉलिटिकल किसी की साइड, पॉलिटिकल मीन हम किसी को प्रमोट नहीं करेंगे जैसे 2018 में किया गया। हाँ। या हम किसी को डाउन नहीं करेंगे या पार्टनर नहीं होंगे, जिसका इल्ज़ाम इमरान खान देते हैं। लेकिन जब आपको पता है कि शिप या जहाज वो इतनी फ्लक्चुएशन आ रही है। दूसरा, इस मुल्क में ऐसी भी बात नहीं है, कोई डर था, विजडम नहीं है इस मुल्क में। आपकी बार एसोसिएशन है, फर्क किया, आपका मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी सिविल सोसाइटी है। आज तो सब कह रहे हैं ना, ये प्रेशर होता है लीडरशिप पे। जब सब कह रहे हैं तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि एक दिन आएगा जब हालात इन सब को मजबूर करेंगे कि नहीं यार, ये जो कल को बार एसोसिएशन वाले कह रहे थे या मीडिया वाले कह रहे थे या सिविल सोसाइटी वाले कह रहे थे, पाकिस्तान में उलमाए कराम बड़े बड़े, ये दिन जल्द आने वाला है क्या? ये जल्द आएगा, क्योंकि इसके बगैर अब कोई चारा नहीं रह गया। 2023 में ही आएगा। मैं कहता हूं जल्द आएगा, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जिसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। मसलन महंगाई होती है, मुझे ये बताएं, 27 से 55% चली जाती है।
अवाम खड़े हो जाते हैं, वो देखेंगे कि फतेहाना साहब किस पार्टी से हैं, निहाल हाशमी साहब किस पार्टी से हैं, या ये जो गाड़ी आ रही है, ये जो ब्लैक शीशे वाली गाड़ी है या बड़ी गाड़ी है, इसके अंदर कौन बैठा हुआ है। जब लोग भूखे होंगे, अभी तो अपने आप को मार रहे हैं ना, इन सबको सोचना चाहिए। अभी वो अपने आप को मार रहे हैं, माएँ बच्चों को मार रही हैं, लेकिन वो वक्त दूर नहीं है जब वो सड़क पे किसी को गुजरने नहीं देंगे। जी फतियाना साहब, यहाँ पे तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स और खास तौर के ऊपर जिस तरह से शौकत पराचा साहब ने कहा, और ये बात दुरुस्त थी कि सदर मुमलिकत कोशिशें कर रहे थे, आपकी जमात उस चीज पर राजी होने को तैयार नहीं, और फिर आपका दावा कि जब आप बैठना चाह रहे थे, और वो भी बैठना इसलिए नहीं कि आप कोई कानून साजी करते, बल्कि आपको यह फिक्र लाक हो गई कि ऑपोजिशन लीडर के तौर पर राजा रियाज को आउट करके आप खुद जगह लें और निगरां वजीर आजम के तौर पर कंसल्टेटिव प्रोसेस का हिस्सा बने। आप लोगों को फिक्र यह खाई जा रही है। पंजाब के अंदर मामलात के अंदर मरियम नवाज साहबा कहती है कि जनाब हम क्लीन स्वीप करेंगे, जरा सुन ले और फिर रिस्पॉन्ड बैक करें कि प्लानिंग तो यहां पे इस चीज की है। फिर कैसे मुमकिन है कि आइंदा इंतखाबात में आपके हक में तमाम बातें आएंगी। मरियम साहबा की जी शॉर्ट सुनाइएगा, उसके बाद बात करते हैं। कि ये समझ रहे हैं कि मुस्लिम लीग इलेक्शन से डर रही है, मुस्लिम लीग इलेक्शन में घबरा रही है, तो सुन लो, मुस्लिम लीग नून आज से मैदान में उतर चुकी है, और इलेक्शन जब भी हो इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून इलेक्शन को क्लीन स्वीप करेगी। ये बात मेरी याद रखना इंशाअल्लाह ताला। जी फतियाना साहब रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जनाब घबरा कोई भी नहीं रहा, लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज इस वक्त है, जो पराजा साहब ने कहा बहुत जल्द एक वक्त आने वाला है कि सब एक जगह होंगे, लेकिन उससे पहले तक तो अपना अपना खेल सब खेल रहे हैं। पंजाब में तो क्लीन स्वीप नून लीग करने जा रही है। देखें, हम तो कोई खेल नहीं खेल रहे, हम मुल्क कौम के मुफाद के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। एक मुआशी इस्तेकाम के लिए सियासी इस्तेकाम चाहिए। सियासी इस्तेकाम के लिए नए मैंडेट का चुनाव अवाम को मौका देना चाहिए, ताकि ऐसे लोग मुंतखब वो कराएँ जो जिन पर अवाम एतमाद करें। और इस वक्त तो शौकत पराचा साहब ने कहा 27%, मैं 50% महंगाई देख रहा हूँ अगले चंद माह के अंदर। आवाम की चीखें निकल चुकी हैं, बिजली के बिल और आटा तो इस और वक्त ये खड़े हैं चीज़ें हैं, तेल जो आवाम की जी 50% तक मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो हमारी टीम है वो बता रही है हमें महंगाई 50% की तरफ बढ़ रही है, और इससे मुल्क बिल्कुल बंद गली में जा रहा है। पाकिस्तान को बचाने का मसला है, हम पाकिस्तान को बचाने के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। और अगर हमने ये बात आप करते हैं कि अपोजिशन लीडर हकीकी होना चाहिए, तो हमने रियासत को बचाना है, सियासत को हमने कुर्बान कर दिया। आप कह रहे हैं रियासत को हमने बचाना है, पीडीएम कह रही है रियासत को हमने बचाना है। यानी सवाल तो ये रियासत कौन बचाएगा, किसने बचाना है रियासत को? जी इस पर मेरी बात सुने। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की रियासत के सरबराह सदर मुमलिकत हैं, और वो बदस्तूर हैं। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह, इस्टेबलिशमेंट के सरबराह भी सदर मुमलिकत हैं। उन पर एतमाद करते हुए ऐवान सदर में मुज़ाकरात का एक दौर शुरू भी हुआ था। वो चंद रोज पहले यहाँ जमान पार्क भी आकर मिलकर गए इमरान खान साहब। वेरी शॉर्ट बता दें, निहाल साहब से सवाल लेना है। मुझे ये शॉर्ट बता दें कि इन केस अगर माशी मामला जो आप इशारा कर रहे हैं, अगर किसी तौर पे भी बिलफर्ज अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है फॉर एग्जांपल, और उसके लिए किसी कौमी हुकूमत की तश्कील का मामला पेश आता है, उसमें आपकी जमात से कहा जाता है कि आइए मुल्क को कौम के लिए साथ बैठें, आप लोग बैठेंगे? शॉर्ट जवाब दीजिएगा। देखिए, हम किसी कौमी हुकूमत के हक में नहीं हैं जो आइनी मुद्दत से बाहर हो। हम आर्टिकल 232 पर अमल दरामद क्लास 6 पर नहीं है कि जॉइंट सिटिंग करके असम्बली की मियाद बढ़ा दी जाए। हम फौरी इंतखाबात के लिए तावन करने के लिए तैयार हैं। फिर ये मुल्क की लड़ाई है बढ़ती जाएगी। निहाल हाशमी साहब रिस्पॉन्ड कीजिएगा। सर ये कह रहे हैं कि महंगाई 50 तक जाएगी, 50% तक, और कौमी हुकूमत का अगर कोई तश्कील होती है तो दे विल नॉट सपोर्ट दिस थिंग। क्या ऐसी कोई चीज है, कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ हम बढ़ लें? देखिए, अब तक तो हमारी हुकूमत की, डार साहब की पूरी कोशिश है कि कोई ऐसी इमरजेंसी ना हो और हम लोगों को तकलीफ दिए बगैर हालात पे काबू पा लें, अपने ऊपर जबर। इसीलिए मैंने कहा कि कट लगाया जाए सारे उन लोगों पे जिनके घरों में 2 गाड़ी, 1 गाड़ी कर दे, पेट्रोल अलाउंसेस ले लें। हमें सबको मिल के कुर्बानी देना होगा पाकिस्तान को बचाने के लिए, आगे ले जाने के लिए, इस्तेहकाम के लिए। और अगर उन सब से भी अगर लोग सिर्फ समझ रहे हों कि ये सिर्फ जिम्मेदारी PMLN की है,
तो सिर्फ पीएमएलएन की मुल्क नहीं है, ये मुल्क 23 करोड़ लोगों का, हम सबको मिलकर आगे बढ़ना सर है। ये 23 साझा करोड़ काम लोग है तो कुर्बानी और देते हुकूमत आ भी रहे सिर्फ हैं, हमारी अब तक नहीं तो है, उन्होंने हुकूमत में भी कुर्बानियां ही सारे कुर्बानियां हमारे दी हैं। हिस्सेदार हैं। मैं सारे इत्तेहादी पार्टियों से भी गुजारिश करूंगा कि अपने वज़रा और मुशीरों और स्पेशल असिस्टेंट को भी कम किया जाए, और जो सरकारी एहलकार उनसे हाथ जोड़ के कहूंगा कि अलाउंसेज अपने खुद छोड़ दें, तनख्वाह ना बढ़वाएं, ताकि आपके गरीब चपरासी, जो गरीब ठेले वाला है, रेड़े वाला है, ड्राइवर है, रोज का दिहाड़ी लगाने वाला है, उनके घरों चले, में बहुत उनके शुक्रिया बच्चों के आपका निहाल दोबारा आशफी साहब, बहुत तो- शुक्रिया, क्योंकि द टाइम इज अप। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा होता अगर प्राइम मिनिस्टर साहब 150% अलाउंस देने का फैसला भी ना करते। तो बहुत शुक्रिया आपका। रियाज फतेह साहब आपका बहुत शुक्रिया। शौकत राजा साहब थैंक यू सो मच। फरीद रईस को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।